नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। जी आपके साथ मैं हूं पूजा देव और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ ही आपको मिलेंगे व्यूज। बिहार में पहले फेज के लिए नामांकन में अब महज 4 दिन बाकी हैं और आज एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर पेश फंसा हुआ है। एनडीए की तरफ से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है उस पर पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है और आज शाम एनडीए के सभी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद एनडीए दलों के बीच में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और इस बीच बीजेपी के नेता एनडीए में तनाव को दूर करने और बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सीट फॉर्मूला और सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार नाराज हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, सीट बंटवारे पर नीतीश ने बीजेपी से दोबारा बात करने के लिए कहा है। बीजेपी से बात करने के लिए संजय झा और ललन सिंह को कहा गया है। नीतीश कुमार ने 9 सीटों को लेकर नाराजगी जताई है। नीतीश कुमार की नाराजगी से एनडीए खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और आज नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी संभव है। नीतीश कुमार से समय लिए जाने की संभावना है। सोनबरसा सीट एलजेपीआर को देने से नाराजगी जताई गई थी। इसके साथ ही बात अगर की जाए, सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही पार्टियों ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। खबर यह कि सीएम नीतीश कुमार ने 7 नेताओं को पार्टी का सिंबल दे दिया। इनमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री सुनील कुमार, जमालपुर से उम्मीदवार शैलेश कुमार, पूर्व मंत्री दामोदर रावत, मंत्री रत्नेश सादा, पूर्व मंत्री संतोष निराला और मोकामा से अनंत सिंह का नाम भी शामिल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोजपा रामविलास के 100% स्ट्राइक रेट पर तंज कसा और एक एक्स पर पोस्ट कर दिया। ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था और 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 सीटों में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। इसमें जो स्ट्राइक रेट था वो था आपका 89। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने पटना में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता 6 सीटों से नाखुश हैं। उन्होंने कहा 2020 में हमने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसलिए उम्मीद थी कि कम से कम हमें इतनी सीटें तो मिलेंगी ही। मान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। मेरे साथ सर्वेश जुड़ रहे हैं। सर्वेश, सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अभी तक सब कुछ दुरुस्त हुआ नहीं। अब भी खींचतान चल रही है कि हमें दे दो ज्यादा, कि हमें दे दो ज्यादा सीटें। देखिए पूजा, बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है और कल के बाद तस्वीरें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। कल जब 101, 29, 6 का जब आंकड़ा सामने आया, उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी और प्रबल हो गई। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक फ़ोन बंद कर रखा है कि इससे बातचीत नहीं हो रही है। जीतन राम मांझी ने दलित कार्ड भी खेला और कहा कि गरीब हैं, गरीबों को कम ही मिलता है, कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता है और उसी में गुजारा कर लेते हैं। तो 6 सीटें मिली हैं, उसमें गुजारा कर लेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपमान हुआ है और वो अपमान महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब बात करें जेडीयू की, तो नीतीश कुमार खासे नाराज़ हो गए हैं एलजेपीआर को 29 सीट दिए जाने को लेकर और उसमें कई सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू के सीटिंग कैंडिडेट थे, सीटिंग वहाँ से विधायक थे, उनकी सीटें भी एलजेपीआर के खाते में चली गई हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में चली गई हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराज़गी है। नीतीश कुमार ने अपने दोनों ये गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग पर हम देख रहे हैं बवाल, दूसरी तरफ ये जो अपने लोगों की नाराजगी है वो अलग बढ़े जा रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए गोपाल मंडल का भी टिकट कटने की बात आ रही है। गोपालपुर से विधायक है वो और निश्चित तौर पे उनका भी टिकट काटने की बात हो रही है और वो भी धरने में बैठे हैं। तो इस तरीके से नाराजगी हाँ फाइनल है। लालू जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमें ना तारीफ करते हैं कि समाजवाद एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा।
आपकी न्यूज पहुंची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से? ये ही लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ मिल के ही जाइएगा? हाँ मिलेंगे मिलेंगे सिंबल भी लेके जाइएगा? एकदम बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे। ए अरे आप लोग न्यूज़ दीजिए। तो गोपाल मंडल हैं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद कुछ नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया था, नाराजगी तभी से थी, लेकिन जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए की तरफ से जारी किया गया उसके बाद माना जा रहा है कि अब जो विधायक है जिन्हें टिकट मिलने वाला है उन्हें अंदर ही अंदर जानकारी है कि उनका टिकट पक्का है, लेकिन जिनका टिकट कट गया है उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार से बीजेपी के नेता एक बार फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही हैं। सर्वेश जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार ने देर शाम बुलाया था, देर रात दोनों नेताओं को, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, दोनों को सीधे तौर पे कहा है कि रिवाइज करिए। जो सीटें बांटी गई हैं उससे नीतीश कुमार नाखुश हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कई ऐसे सीटें हैं जो दूसरे दलों को दे दी गई है और इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पे कहा है कि बराबरी की बात ही नहीं होती। जेडीयू हमेशा 2-3 सीटें ज़्यादा पे लड़ती आई है और इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने इस तरीके से समझौता कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान कल रात से ही समय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको समय नहीं मिला है। एनडीए की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। फिलहाल उसको टाल दिया गया है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार से बात नहीं हो पा जाती तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गतिरोध की स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है और निश्चित तौर पर परसों माना जा रहा है कि 16 तारीख को अमित शाह भी पटना आने वाले हैं, तो उसके पहले उसके पहले सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सर्वेश आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास बाकी की अपडेट भी लेंगे, लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में सीट का बंटवारा अभी तक फंसा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद खुलकर अब सामने आने लगे। आज सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस ज्यादातर सीटें जिन पर विवाद नहीं है उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। और कल देर रात तक दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चली, जिसमें चुनाव को लेकर गहन चिंतन मंथन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें शकील अहमद, राजेश राम कृष्ण, अलवरू, नासिर हुसैन और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में नेताओं को दिल्ली में ही रुकने का निर्देश दिया गया ताकि सीट शेयरिंग पर किसी भी समय हाईकमान की समीक्षा बैठक बुलाई जा सके। और देखिए, महागठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा अब तक हो नहीं पाया। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, जिसमें क्या लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक। आप समझिए कि क्या बताने की कोशिश मनोज कुमार झा कर रहे हैं। इनके इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी रीट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा है, वो यहाँ पर लिख रही हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार, ठगबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। तो इस तरीके से आप देखिए, जो वार पलटवार का सिलसिला है वो तो आप सियासी लोगों में देखते ही हैं, लेकिन इस बीच किस तरह से एक ट्वीट के बाद रीट्वीट और यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने भी शायरी के जरिए मनोज झा के एक्स पोस्ट पर पलटवार किया। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या लिखा, वो लिख रहे हैं, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। बातें समझिए, कितनी गहरी बातें इन नेताओं की ओर से की जा रही हैं। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, ना एनडीए में सब कुछ ठीक, ना इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक। हालांकि आज भी तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय हो चुका है, हम जल्दी ऐलान कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो सोशल मीडिया पर कुछ और ही बयान बह रही है। न सिर्फ पूजा सोशल मीडिया पर, बल्कि अंदरूनी खींचतान भी लगातार जारी है। नेता कहते रहे कि ऑल इज वेल, बट ऑल इज वेल अगर होता तो सब कुछ क्लियर हो चुका होता, बहुत पहले गठबंधन अपनी सीटें तय कर चुका होता। लेकिन न तो सीटें तय हुई है और न ही गठबंधन में सब कुछ सही हो पाया है। यही वजह रही है कि एक पोस्ट के जरिए खींचतान चल रही है, दूसरी तरफ बैठकों का दौर लगातार जारी है। कभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बात करते हैं, कभी तेजस्वी यादव कहते हैं
हैं कि हम कांग्रेस स्टेट यूनिट से बात नहीं करेंगे और ये मामला अब खींचता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फार्मूला तय हुआ है कि 135 सीटों पर कांग्रेस ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार है। 61-62 सीटों पर वो कांग्रेस लड़ने को तैयार है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कब तक सब कुछ साफ हो पाएगा। और इस बीच में मनोज झा सीनियर नेता हैं आरजेडी के और सांसद भी हैं, लालू परिवार के करीबी भी हैं। उनका जिस तरह से बयान सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और गांधी परिवार के करीबी, अब उनकी तरफ से इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही करने की कवायद जरूर जारी है। इसी बीच आज अब बैठक भी कांग्रेस ने बुला ली है अपनी सीईसी की। अब कितनी सीटों पर मंथन करेंगे ये अलग बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक गठबंधन की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो नेताओं के बयान हैं, खास करके सोशल मीडिया पर कई बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है। तो साफ तौर पर है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर अकेले लड़ने की कहां बात आ गई, और फिर ये एक पोस्ट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाई जा रही है। तो क्या इसका ये माना जाए कि संवादहीनता जो अभी समय चल रही है, संवाद की स्थिति नहीं हो पा रही है, वो कहीं न कहीं नाजुक स्थिति को बयां करती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव 2 दिन दिल्ली में रहे, लेकिन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात उन्होंने नहीं की, न बैठक हुई। कहा गया कि फोन के जरिए बात हुई है। अब दिल्ली में आकर के राहुल गांधी और खड़गे से न मुलाकात करना, ये भी अपने आप में ये जाहिर तौर पर खटक रहा है और यही वजह है कि बार बार ये मैसेज जा रहा है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है। जब बात सुलझाने की बारी आई है तो फिर दबाव की जो राजनीति हम देख रहे हैं सर्वेश, ये भारी पड़ सकती है मौजूदा स्थिति में, क्योंकि कल एक तो लालू फैमिली को हम देखते हैं कि झटका लगता है कोर्ट से, दूसरी तरफ अभी भी ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है दोनों ओर से। पूजा देखिए, कल देर रात जब तेजस्वी यादव और लालू यादव जब पटना पहुंचे, उसके बाद जिनको भी सिंबल लालू यादव ने दिया था उन तमाम लोगों को वापस बुलाया गया राबड़ी आवास पर और सबसे वापस सिंबल ले लिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो अगर सब कुछ ठीक होता तो सिंबल वापस लेने की बात ही नहीं उत्पन्न होती। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए, लालू यादव दिल्ली गए, राबड़ी देवी दिल्ली गई और वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं होना और फ़ोन पे बातचीत हुई, लेकिन फ़ोन पे बातचीत से नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद मुकेश सहनी भी पटना आ गए, तेजस्वी यादव भी पटना आ गए, तमाम लोगों से सिंबल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इधर नीतीश कुमार नाराज हो गए। तो अंदर खाने से एक खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 15-15 सीटों का ऑफर भी दिया था। और ये भी बात सामने आ रही है कि ऑफर देने के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं ज़्यादा मुखर तौर पे विरोध करने लगे, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो या फिर बयानों के जरिए हो। तीसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है लालू प्रसाद यादव को, लेकिन बीजेपी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार से जल्द बैठकर विवाद को सुलझाया जाए। और दूसरी तरफ जो लालू खेमा है वो भी चाह रहा है कि नीतीश कुमार से बैठकर एक दूसरा जो रास्ता है वो अख्तियार किया जाए, अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे दांव पे चल रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ करवट ले सकता है बिहार की राजनीति, क्योंकि तमाम तरफ से जो है दोनों ही गठबंधनों में विवाद है और ये विवाद किसी भी नए राजनीतिक माहौल को बनाने के लिए काफी कारगर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। वहीं सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और इसकी तैयारी तभी से चल रही थी जब डीजीपी का नाम आईपीएस अफसर के लास्ट नोट में आया था। इधर दिवंगत आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजाड़िया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है। सरकार ने पहले ही बिजाड़िया को हटा लिया था, उन्हें कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अमनीत के सरकारी आवास पर शोक व्यक्त करने आज पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शोक जताने आने वाले हैं। और देखिए, डीजीपी छुट्टी पर भेजे गए शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर आखिरकार भेजा जा चुका है, और क्योंकि लगातार इसी की डिमांड परिवार कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई पूरन कुमार का जो पोस्टमार्टम है कब होगा। अब एक और सवाल यहां पर आ रहा है कि लैपटॉप की मांग की जा रही है। जांच पड़ताल में लैपटॉप की जांच से क्या राज खुलेंगे।
पुलिस को लैपटॉप मिला नहीं। दावा यह है कि लैपटॉप में सुसाइड नोट लिखा था। टेक्निकल और फोरेंसिक जांच जरूरी है। केस के लिए यह जांच बहुत अहम हो जाती है क्योंकि टेक्निकल एविडेंस पर यह जांच डिपेंड करती है। और इसके अलावा अगर इस पूरे सुसाइड नोट की बात करते हैं या फिर एफआईआर की बात करते हैं कि क्या क्या आरोप अधिकारी के ऊपर लगे हैं इस एफआईआर में, तो जरा वो भी देखिए। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा के ऊपर आरोप लगे हैं, झूठी शिकायतें, बेइज्जती करने के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमने ये देखा कि परिवार ने लगातार कहा कि अब इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थानेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, सवाल ये है कि आगे क्या, क्योंकि अब बात आ रही है लैपटॉप की। कहाँ है वो लैपटॉप जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? देखिए, लैपटॉप वाई प्रवीण कुमार के परिवार के पास है। उनका कहना है कि लैपटॉप के अंदर हमारा पर्सनल डाटा, इसलिए हम उसको हैंडओवर नहीं दे सकते। जबकि पुलिस का कहना है कि हम लैपटॉप से ये देखना चाहते हैं कि क्या वाई प्रवीण कुमार ने जो सुसाइड नोट था, उस सुसाइड नोट को किस किस को मेल किया है, कब कब मेल किया है। यदि सुसाइड करने से 2 से 2.5 घंटे पहले मेल किया है तो जिसके पास मेल किया उसने मेल रीड कब किया, उसने पर्सनल जो नजदीक का पुलिस स्टेशन था वहां जानकारी दी कि नहीं दी। और भी कई तथ्य हैं जिसके बारे में वो लैपटॉप से जानकारी लेना चाहते हैं। हालांकि वाई प्रवीण कुमार के जो 2 मोबाइल फोन थे वो पुलिस के हैंडओवर हो गए हैं। पुलिस ने उसको क्लोनिंग करवा के और कुछ क्लोन अपने पास रख लिया और जो मास्टर फोन है उसको एसएफएल के पास जांच के लिए भेज दिया। इस पर भी वाई प्रवीण कुमार के परिवार ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपने फोन की क्लोनिंग क्यों की, हमारा उसमें पर्सनल डाटा भी था। तो पुलिस ने जवाब दिया कि जब तक एसएफएल से रिपोर्ट आएगी तब तक हम साइमल्टेनियसली अपना काम करने के लिए हमने उसकी क्लोनिंग करवाई है, इसलिए मजबूरी में हमें क्लोनिंग करवाई गई है। बार बार लैपटॉप की, दूसरी तरफ लैपटॉप की बार बार मांग की गई है, लेकिन परिवार ने लैपटॉप देने से साफ शब्दों में मना कर दिया। लैपटॉप, उनका कहना है कि लैपटॉप में हमारा पर्सनल डाटा है जो हम आपको हैंडओवर नहीं दे सकते। जबकि पुलिस का कहना है कि जब तक आप लैपटॉप, हमारे मेन जो है डिजिटल डिवाइस के अंदर, तो लैपटॉप सबसे बड़ी चीज है, उसी से टाइप हुआ है। क्या फिंगरप्रिंट उसके अंदर देखने, कितना पुराने फिंगरप्रिंट्स है, कई चीजें हैं जो लैपटॉप से निकल कर आएंगी। लेकिन अभी तक वाई प्रवीण कुमार के परिवार ने लैपटॉप देने से मना कर दिया है। आज हालांकि जो जानकारी आ रही है कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक रिटर्न नोटिस दिया। पहले तो वर्बली बातचीत हो रही थी, आज एक रिटर्न नोटिस भी दिया गया है कि आप हमें लैपटॉप और भी कुछ उसके अंदर डिवाइस मांगी गई है कि उसके हमें दीजिए। अब देखना है कि वाई प्रवीण कुमार का जो परिवार है उस बारे में क्या क्या उसका रिप्लाई किस तरीके से करता है। जी, जाहिर तौर पर, और अभी इस पूरे मामले में कुछ और भी जानकारियां सामने आ रही है डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि परिवार अभी तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पोस्टमार्टम अभी तक अटका हुआ है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, परिवार अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। परिवार डे 1 से मांग कर रहा है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजानिया जो रोहतक के एसपी हैं, इन दोनों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया उसमें लिखा गया कि फाइनल नोट में जिनके नाम है उन सबके नाम हो गए। लेकिन परिवार कह रहा है कि कॉलम नंबर 7 जो एफआईआर का है उनमें इनके पार्टिकुलर नाम आने चाहिए और नरेंद्र बिजानिया जो रोहतक के एसपी और डीजीपी को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से नरेंद्र बिजानिया रोहतक के एसपी का ट्रांसफर करके उन्हें ऑन रोड छोड़ दिया गया था, कहीं उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई है, इससे भी परिवार ने कहा कि ऑन रोड करना, ट्रांसफर करना हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हमारी मांग है कि इनको गिरफ्तारी चाहती है, एफआईआर में नाम देके उन्हें गिरफ्तार पत्नी गिरफ्तारी चाहती है। ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही। इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने से फैक्ट्री जलकर राख हुई है। रॉ मटेरियल जलकर खाक हुआ है। केमिकल से भरे ड्रम में धमाके हुए हैं। फिलहाल आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने से फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। रॉ मटेरियल भी जलकर राख हुआ है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। किन कारणों की वजह से ये आग लगी है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। फैक्ट्री पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। काफी ज्यादा नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। केमिकल से भरे ड्रमों में धमाका भी हुआ, जिसके बाद और आग काफी तेजी से फैलती चली गई और इस आग की वजह से बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने से फैक्ट्री में रखा जो रॉ मटेरियल वो जलकर खाक हो गया और बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद केमिकल से भरे ड्रमों में धमाके भी हुए हैं, जिसकी वजह से आग और ज्यादा विकराल होती चली गई। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। एमपीडी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां पर यह भीषण आग लगी हुई है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी भीषण आग थी जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धमाके के बाद फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। केमिकल से भरे ड्रम रखे हुए थे। आग लगने के बाद उन ड्रम तक आग पहुंच गई और जिसके बाद ये आग काफी तेजी से फैलती चली गई। ये आग आपको सूचना 2 बजे मिली थी। 2 बजे क्या
पीडी में मतलब क्या है कि ये कंपनी का नाम है। और सेक्टर ए 2 बजे सूचना मिली थी कि वहाँ केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी है। तो तत्काल मतलब क्या है कि यहाँ पर आप फायर के वहाँ क्या तत्काल हम फायर की गाड़ी लेकर के आए, देखी आग ज़्यादा है तो तुरंत मतलब क्या है कि और गाड़ी बुलवाई गई। सभी कुल 13 गाड़ियाँ हमारे यहाँ लगी, इसमें 13 गाड़ियाँ लगी थी और चारों तरफ से मतलब क्या है गाड़ियों को मतलब क्या है घेर लिया गया था गाड़ियों से। तो आग को पूरा वहीं नियंत्रण मतलब क्या है कर लिया था। जो लपटें 2 बजे से उठ रही थी 4 बजे तक लपटें 4:30 बजे तक लपटें कंट्रोल हो गई थी और इसमें अभी भी काम चल रहा है। और न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का।